नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना गुरु आपके YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज के वो 5 प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है झूम क्या है। दूसरा प्रश्न संक्रमण प्रोटीन किनमें होता है। तीसरा प्रश्न अदरक किस प्रकार का तना है। चौथा प्रश्न अनानास क्या है, फल है या नहीं है। सौंफ पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। अब जानते हैं वो 20 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहला है, आइए अब जानते हैं वो 20 पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहला है माइकोलम, जिसे बोलते हैं कवक जाल, अर्थात कवक से फैला हुआ जाल। ये बहुत ही, जैसे आप देखते होंगे कि धान के खेत में एल्गी फैला देते हैं तो उससे एक जाल सा निर्मित हो जाता है, जिससे बहुत सारा पानी बचता है, खरपतवार नहीं उगते हैं, हानिकारक कीट भी जम नहीं ले पाते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है खेतों के लिए। फिर आता है मल्च। मल्च का मतलब होता है पलवार, अर्थात भूमि में अवशेषों को डालकर या किसी चीज़ों से ढक करके उस पर वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। भूमि से वाष्पोत्सर्जन जब कम होगा तो नमी बनी रहेगी, इसके लिए मल्च किया जाता है। मल्च फार्मिंग अवरोध परत खेती, अर्थात फसल के अवशेषों को खेत पर ही फैला देना ताकि खरपतवार उत्पन्न ना हो, उन्हें मिट्टी में मिलाना नहीं होता है इसमें। फिर है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब पलवारना, जिसको निच्छालन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है भूमि की ऊपरी परत को ढीला करके पानी के द्वारा हानिकारक तत्वों को नीचे ले जाना ताकि मिट्टी की दशा को सुधारा जा सके। माइकोलॉजी, ये कवक विज्ञान है, अर्थात वह विज्ञान जिसके अंतर्गत कवक के विषय में अध्ययन किया जाता है। माइकोराइजा, माइकोराइजा एक ऐसा फंगी तंत्र होता है जो गुड फंगस के रूप में जाना जाता है और पौधों के जड़ों के आसपास ये बड़ी मात्रा में देखा जाता है। सफ़ेद सफ़ेद कलर की फंगस होती है, लेकिन ये हानिकारक नहीं होती। ये फास्फोरस को डाइल्यूट करके पौधों को देने का कार्य करती है। माइकोराइजल फंगी, ये वो फंगी होते हैं जो माइकोराइजल गुण को प्रकट करते हैं या वहाँ पर देते हैं, यानी ये लाभकारी होते हैं। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसमें सरकार का सीधे नियंत्रण होता है और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उस बैंक के कार्य किए जाते हैं, जैसे नाबार्ड और RBI। फिर हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र। ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मानव द्वारा निर्माण कार्य या मानव का हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं हो सकता है। उसे प्राकृतिक रूप से वहाँ रखने के लिए उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फिर आता है निक्रोसिस। निक्रोसिस ऊतक क्षय रोग, ये पादपों में होने वाला ऐसा रोग है जिसमें कोई ना कोई ऊतक मर जाता है और मरने वाले ऊतक के हिस्से को निक्रोसिस कहा जाता है। आपने देखा होगा अमरूद में जो काला हिस्सा पड़ करके अमरूद के फल का जो काला काला हो जाता है उसको भी निक्रोसिस कहा जाता है। निक्रोटिक, निक्रोटिक पादप, जैसे निक्रोसिस हुआ था कि जिसमें पादप ऊतक मर जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पादप ऊतक के मरने के बाद उसका गाढ़ा रंग होना, यानी उसके कलर का डार्क हो जाना। जैसे धीरे धीरे से पानी से रंग में हो करके भूरा पड़ करके चॉकलेटी हो करके बिल्कुल डार्क काला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं निक्रोटिक। निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है ऋणात्मक सहसंबंध, अर्थात ऐसे मान लीजिए कि 2 निगेटिव आदमी हैं और दोनों निगेटिव आदमियों का आपस में संबंध बेहतर होगा बिना बनस्पत पॉजिटिव आदमी के, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव में सदा लड़ाई होती रहती है। तो निगेटिव से निगेटिव का आपसी संबंध को निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। नेमाटोड्स, नेमाटोड्स सूत्रकृमि होते हैं। सभी नेमाटोड्स नुकसानदायक नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये बेलनाकार, लंबे और गोल आकृति के होते हैं, 3 परत में होते हैं और इन्हें नंगी आँखों से यानी खुली आँखों से देखा नहीं जा सकता है। नेमोटिसाइड, ये सूत्रकृमिनाशी होते हैं, अर्थात वे तत्व जो सूत्रकृमियों के रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं या उनका नाश करते हैं। नेमेटोफोगस, सूत्रकृमि भक्षी, ये ऐसे जीव होते हैं जो सूत्रकृमियों को खाकर उनकी बढ़ती हुई संख्या का रोकथाम करते हैं। उन्हें नेक्ट्रोफोगस कहते हैं। नेट एसेलमेंट्स रेट्स, शुद्ध संश्लेषित दर, अर्थात किसी क्षेत्र पर जैसे मान लीजिए कोई श्वसन दर्द हो रही है या कोई चीज़ पर यहाँ पर क्रिया हो रही है, तो उसमें जो संश्लेषित किया गया, जो उसको एब्जॉर्ब किया गया और जो खर्च हो गया, उसमें से जो बचा, टोटली जो संश्लेषण हुआ था उसे शुद्ध संश्लेषित दर कहते हैं। शुद्ध फसल क्षेत्र, नेट क्रॉपिंग एरिया, अर्थात जो हमने क्षेत्रफल में कृषि की गई थी उस कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्रफल लिया गया था जिससे हमें फसलोत्पादन प्राप्त हो रहा है, उसमें से टोटल फसल का जो लाभांश प्राप्त हुआ है उसे शुद्ध फसल क्षेत्र कहते हैं। शुद्ध फार्म नेट इनकम आय, नेट फार्म आय या नेट फार्म इनकम, जिसे शुद्ध फार्म आय कहते हैं। फार्म पर जो लागत लगी है और जो उत्पादन में लगा है उस टोटल को घटाकर जो टोटल प्रॉफिट प्राप्त होगा उसे हम शुद्ध फार्म आय कहते हैं। जैसे इसमें पारिवारिक आय भी घटती है, आपका अपना आय भी घटेगा।
क्योंकि आपका जो पैसा आपको मिलना चाहिए था वो आपने नहीं लिया, तो वो प्रॉफिट नहीं जोड़ाएगा, वो घटाया जाएगा, क्योंकि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए। तो उसको घटाने के बाद जो आय बचती है उसको बोलते हैं नेट इनकम। नेट इनकम में टोटल प्रॉफिट हो जाता है, इसमें आपकी आय को जोड़ा जा सकता है, और खर्च को ही घटाकर जो प्राप्त होता है उसे शुद्ध आय कहते हैं। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, शुद्ध सिंचाई आवश्यकता, यानी फसल को इतना पानी चाहिए, अगर उतना पानी मिल जाता है तो फसल सर्वाइव कर जाएगी। जैसे गेहूं के लिए कहा गया है क्राई स्टेज पर, CRI के समय अगर उसको सिंचाई नहीं, क्राउन रूट्स इनिशिएशन के समय जब जड़ बन रही होती है शिखर, अगर उस समय सिंचाई दे दी जाए तो गेहूं की फसल आसानी से पैदा की जा सकती है। आइए अब जानते हैं वो 5 प्रश्न जिनको वीडियो की शुरुआत में पूछे गए थे, उनके जवाब क्या हैं। पहला था झूम क्या है। तो झूम एक प्रकार की खेती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती थी, फिलहाल अब ये बैन की जा रही है या तो कई स्थानों पर कर दी गई है। संक्रमण प्रोटीन किन में होता है? तो प्रायांश में संक्रमण प्रोटीन पाया जाता है। अदरक किस प्रकार का तना है? तो अदरक भूमिगत तना है। अनानास फल है या नहीं? अनानास फल नहीं है। आपको कमेंट में बताना है अनानास है क्या, फिर मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में अनानास क्या है। सौंफ पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो सौंफ पौधे के बीज से प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आज आपको ये 5 प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, अपने अपनों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।